बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है एडवेंचर से भरपूर एक दिलचस्प कहानी, गैर मामूली। तहरीर N.A. राहत। नाम हुमैरा खाकान। जिस्म मजबूत, आंखें जिंदगी से भरपूर और किसी कदर भूरी आंखों ही की रंगत जैसे बाल। देखने में बहुत खूबसूरत शख्सियत की मालिक। उम्र तकरीबन 23 साल। कुछ अरसे से एक खास हल्के में काफ़ी शोहरत पा रही थी और फ्रीलांसर फीचर राइटर थी। अमूमन अखबारात में उसकी तरतीब दिए हुए फीचर और रसाइल में इंटरव्यू छपा करते थे। इसके अलावा कभी कभी टेलीविज़न पर भी मशहूर तरीन शख्सियात के इंटरव्यू करती हुई नजर आती थी। बहुत ही पुरवकार शख्सियत की मालिक थी वो। इस पेशे में उसने आम डगर से हटकर अपने लिए एक मुकाम पैदा किया था। माजी क्या था ये किसी को नहीं मालूम था, लेकिन शनासाओं में बेहद मकबूल थी। इतनी बेतकल्लुफ़ी से बड़ी बड़ी शख्सियतों से चुपते हुए सवालात किया करती थी कि आम लोगों के बस की बात नहीं थी। यही चीज़ उसकी मकबूलियत का सबब बनी थी और उसके अपने शनासा हलकों में उसे बहुत बड़ा मुकाम हासिल हो गया था। अपने तौर पर भी मुख्तलिफ लोगों को तलाश करके उनके इंटरव्यू किया करती थी और दिलचस्पी रखने वाले हजरात को ये इंटरव्यू फ़रोख्त कर दिया करती थी। फिरोज़ नुमानी भी उसी की तलाश था। न जाने क्यों हुमैरा खाकान ने उसकी शख्सियत का इंतखाब किया था। गालिबन उसे यह एहसास हो गया था कि फ़िरोज़ नोमानी उसके फ़ीचर के लिए एक अहम किरदार साबित हो सकता है और कुछ लोग यकीनन इससे दिलचस्पी ले गए। चुनाचा वो फ़िरोज़ नोमानी के स्टूडियो पहुंच गई। बहुत शानदार इलाके में स्टूडियो था, इंतहाई जदीद किस्म का। वो कोई बाकायदा दुकान नहीं थी बल्कि एक शानदार बंगले में बनाया गया था। एक लड़के ने उसकी रहनुमाई की और जब वो उसके एयर कंडीशन दफ्तर में पहुंची तो उसने तकरीबन 40 साल के एक सुर्ख व सफ़ेद खुश लिबास शख्स को एक मोटी सी किताब की वर्क गर्दानी करते हुए पाया। उसके सामने फोटोग्राफी से मुताल्लिक बहुत सी चीज़ें बिखरी हुई थी और वो इस किताब के औराक जल्दी जल्दी उलट रहा था। गालिबन किसी खास चीज़ की तलाश थी उसे। लड़के ने उसे यहाँ छोड़ा और बाहर निकल गया। वो दबीज कालीन पर चलती हुई फिरोज नोमानी के सामने जा खड़ी हुई। उसने चौंक कर सर उठाया। उसके चेहरे पर भला का सुकून था। कनपट्टियों के बाल सफ़ेद थे और उसकी शख्सियत में एक वक़ार पैदा कर रहे थे। जी, उसने खुशखल्की से कहा। कुछ वक्त लेना चाहती हूँ आपका, तारुफ हासिल कर सकता हूँ? उसने शाइस्ता लहजे में पूछा और हुमैरा खाकान ने अपना कार्ड उसके सामने रख दिया। उसने कार्ड पढ़ा और उसके चेहरे पर एकदम तब्दीली रोनुमा हुई। तशरीफ़ रखिए। आप इस तरह बगैर इत्तला के मेरे पास तशरीफ़ ले आएंगी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं तो बड़ा गैर अहम आदमी हूँ। हुमैरा खाकान कुर्सी घसीट कर बैठ गई और मुस्कुरा कर बोली, मैं जानती हूँ कि बहुत से बड़े आदमी कसरे नफसी से काम लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कसरे नफसी मुनासिब नहीं है। बाज़ औक़ात इंसान को वही समझ लिया जाता है जो इनकिसारी में अपने आप को ज़ाहिर करता है। शुक्रिया, आपने मुझे बर वक्त बाखबर कर दिया। बहरहाल आपकी आमद मेरे लिए बायस दिलचस्पी है। खुसूसी तौर पर आपसे शनासाई का इजहार इसलिए करता हूँ कि किसी हद तक मेरा पेशा आपके पेशे से मिलता है यकीनन, और इसीलिए मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ। ओहो, इंटरव्यू? भाई मेरे इंटरव्यू से किसी को क्या दिलचस्पी हो सकती है? आपने बिलाशुबा बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू किए हैं। मेरा ख्याल है कि आपको इस सिलसिले में मायूसी का सामना करना पड़ेगा, यानी आप इनकार कर देंगे। वो बोली, अरे नहीं, भला मेरी क्या मजाल कि मैं आप जैसी शख्सियत को इनकार कर सकूं। मेरा मतलब यह है कि ये एक गैर अहम इंटरव्यू होगा। ये ख्याल आप मेरे लिए छोड़ दीजिए, शुक्रगुजार होंगी। आपकी मर्जी। मैं आपको 10-15 बरस पीछे ले जाना चाहती हूँ, जब आप फिल्म इंडस्ट्री के माने हुए कैमरामैन थे और आपने कई गैर मुल्की फिल्म कंपनियों के साथ मुख्तलिफ इलाकों में काम किया था। खुसूसन मैं आपसे मिर्जल बारूना के इलाके का तस्करा करूँगी। ओह, फिरोज नुमानी की आंखों में संजीदगी पैदा हो गई। उसने आहिस्ता से कहा, आप मुझे उस दौर में ले जाना चाहती हैं जिसे फरामोश करने के लिए मैं बरसों कोशिश करता रहा हूँ। वैसे आपको इस बारे में कैसे मालूम हुआ? ये तस्करा तो सिर्फ चंद लोगों तक महदूद रहा है। जनाब, आपने मुझसे शनासाई का इजहार किया है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि मैं ऐसे लोगों को तलाश कर लेती हूँ जो बड़ी अहमियत के हामिल लेकिन किसी पोशीदा गोशे में होते हैं, और बस ये समझ लीजिए कि मेरी ये तलाश ही मेरा साथ देती है। बहरहाल ये आपकी पसंद है। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के वाक़यात किसी के लिए बायस दिलचस्पी नहीं होंगे। आपके अल्फाज मुझे मायूस नहीं कर सकते। अगर आप ये फरमाना चाहते हैं कि मेरा इंतखाब गलत है तो मैं इसे तस्लीम नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा फ़न इस बात का गवाह है। ओहो नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा खैर, लेकिन मोहतरमा, बग़ैर किसी इत्तला के आप तशरीफ़ लाई हैं। मैं तो ज़हनी तौर पर इंटरव्यू के लिए तैयार भी नहीं हूँ। इस वक्त सिर्फ आपसे मुलाकात करना मकसूद था। यूँ कीजिए कि मुझे कोई वक्त दे दीजिए, मैं उस वक्त हाजिर हो जाऊँगी। तो फिर ठीक है, आप यूँ कीजिए कि मेरे घर तशरीफ़ ले आइए आज ही शाम, अगर मुनासिब समझें तो 5 बजे। बहुत बेहतर। वो उठ खड़ी हुई। फिरोज नुमानी ने उसे अपना कार्ड दे दिया था और फिर शाम को ठीक 5 बजे हुमैरा उसके घर पहुंच गई।
बहुत मुनासिब किस्म का छोटा सा बंगला था जिसमें मुख्तसर मगर खूबसूरत लॉन था। फिरोज नोमानी ने लॉन में ही बैठकर गुफ्तगू की तजवीज़ पेश की, जिसे हुमैरा ने बखुशी कबूल कर लिया। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, मिसेस नोमानी से मुलाकात नहीं हुई? जी हाँ, बदकिस्मती से वो अभी तशरीफ़ नहीं लाई। ओहो, कहीं गई हुई हैं? खुदा जाने कहाँ गई हैं, मुझे तो कभी नज़र नहीं आई। फिरोज़ नोमानी शगुफ्ता लहजे में बोला। नहीं समझी? मतलब ये कि उनका कोई वजूद ही नहीं है तो नज़र कैसे आएंगी? ओहो, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? ये अभी तक पर आपने इतना जोर क्यों दिया? फिरोज़ नोमानी ने बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा और फिर मुस्कुरा कर बोला, अगर आप मुझे बुढ़ापे का एहसास दिलाना चाहती हैं तो मोहतरमा, अभी मेरी उम्र कुल 40 साल है। मेरा मुशाहिदा तो यह है कि लोग इससे ज़्यादा की उम्र में भी हिमाकत कर गुजरते हैं। फिर भी इस ताखिर की वजह जानना चाहूँगी, हुमैरा खाकान बोली। और फिरोज़ नोमानी हंस पड़ा। बस यूँ समझ लीजिए कि किसी गैर मामूली खातून का ज़िंदगी भर इंतज़ार रहा और इसी इंतज़ार में वक्त गुजर गया। खूब, तो आप अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं? जी, और यकीन है कि इसी इंतज़ार में उम्र गुजर जाएगी। अरे हाँ, आप अखबारात में अपने फीचर के साथ कभी तस्वीर नहीं छपवाती, वरना मैंने कुछ ख़वातीन को देखा है, खुसूसन एक खातून मेरी निगाह में है जिनके कालम के साथ उनकी 20 साल पुरानी तस्वीर आज तक छपती है। जी, हो सकती है। अब हम काम की बात करें, हुमैरा खाकान ने कहा। ज़रूर। आपकी याददाश्त कैसी है मिस्टर फिरोज़? उसने सवाल किया। मेरा ख्याल है मुनासिब। फिरोज़ मुस्कुराया और फिर जल्दी से बोला, वैसे मैं सिर्फ अहम बातें याद रखता हूँ, बेकार बातों को भूल जाया करता हूँ। इतनी देर में एक मुलाजिम चाय ले आया और फिरोज़ नोमानी खुद ही चाय तैयार करने लगा। तो फिर आप मुझे अपनी उस नाकाबिले फरामोश मुहिम की दास्तान सुनाइए जिसकी मैंने आपसे खुसूसी तौर पर फरमाइश की थी, हुमैरा खाकान ने कहा। और फिरोज़ नोमानी चंद लम्हात खामोश रहने के बाद बोला, फिल्म इंडस्ट्री की हालत आज भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, और मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ उस ज़माने में भी बस कोई ख़ास सूरत हाल बेहतर नहीं थी। ताहम मैं अपने स्टूडियोज़ के साथ पुराने और जंग आलूद सामान से काम चला रहा था और तरक्की याफ्ता मुल्कों की कोशिशों की नकल करने की कोशिश करता था। थोड़ी बहुत तालीम भी थी और अपने शौक़ के तहत मेहनत भी करता था, इसलिए मुझे अच्छा कैमरामैन समझा जाता था। जी बेशक, लेकिन एक सवाल, जब आप फिल्मी दुनिया में इतने कामयाब कैमरामैन थे तो आपने इस फील्ड को क्यों छोड़ा? वेरी गुड। एक तो यही मुहिम जिसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ फिल्मी दुनिया से मेरी अलहदगी का बास बनी। इस मुहिम की वजह से मैं फिल्मी दुनिया से कुछ अरसे के लिए कट कर रह गया था। और फिल्मी दुनिया में ये होता है कि इधर आप पेश मंजर से हटे और उधर लोग आपको भूल गए। बस यूँ समझें कि चलती का नाम गाड़ी होता है। जरा सी रफ्तार सुस्त पड़ी और दूसरी गाड़ी पटरी पर आ गई। मैं चाहता तो दोबारा अपना मुकाम हासिल कर सकता था, लेकिन मुझे इसमें कोई खास फायदा नजर नहीं आया। ऐसे टेक्निकल शोबों में तरक्की की बस एक हद होती है और वो हद बहुत जल्द आ जाती है। आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। अलबत्ता मेरा ये प्राइवेट स्टूडियो मेरे लिए ज़्यादा सूदमंद है। बहुत खूब, चलिए हम दोबारा उस मुहिम की जानिब आते हैं। ज़रूर। वो हॉलीवुड का एक मारूफ डायरेक्टर था और मखसूस तर्ज की मुहिम्माती फिल्मों में उसका उस वक्त कोई सानी नहीं था। एक बार अपना फिल्म यूनिट लेकर हमारे यहाँ आया और उसने मेजल बारूना के इलाके में शूटिंग करने का फैसला किया। इजाज़त नामा वगैरह उसने हासिल कर लिया था। चंद मुकामी लोग उसकी यूनिट में शामिल हो चुके थे। मेरे बारे में जानने के बाद उसने मुझसे खुद ही राब्ता कायम किया और मुझे अपनी यूनिट में शामिल होने की पेशकश की। मेरे लिए ये एक तरह का एजाज़ था और मैं समझता था कि मुझे कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। चुनांचा मैं तैयार हो गया। इसके अलावा मेजल बारूना का रिवायती इलाका देखने का शौक भी मुझे उसके साथ काम करने पर मजबूर कर रहा था। यहाँ आबाद कदीम कबीले अजीब अजीब दास्तानें रखते हैं। खैर ये एक अलग मौजू है। मुख्तसर ये कि बहुत से शहरों में क़याम करते हुए हम बिला आखिर मेजल बारूना की बर्फ पोश वादियों में पहुंच गए। चंद मुकामी अफराद को रहनुमाई के लिए साथ लिया गया था। फिल्म की शूटिंग क्या थी, अच्छी खासी कोह पैमाई की एक मुहिम थी जिसके लिए हमारे डायरेक्टर ने ज़बरदस्त इंतजाम किए थे। डायरेक्टर का नाम मिस्टर आइज़िक ग्राहम था। यकीनन आपने उनकी फिल्मों के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और कुछ फिल्में भी देखी होंगी। जी बेशक, हुमैरा खाकान ने जवाब दिया। बज़ाहिर ये एक शूटिंग की मुहिम थी, लेकिन मेरे लिए दरहकीकत सयाहत थी। बाहर से आने वालों की तो बात ही क्या, हम खुद इन मनाजिर से सहरज़दा थे। मिस्टर आइज़िक ने 2 रोज़ पहाड़ के दामन में ही शूटिंग की और उसके बाद चढ़ाई का आगाज़ हुआ। कोह पैमाई का सारा सामान हमारे पास मौजूद था। बारूना के जो बाशिंदे हमारी रहनुमाई कर रहे थे वो महज हमारे लिए मजदूरों वाला ही काम अंजाम दे रहे थे, क्योंकि इससे ज़्यादा बुलंदी पर वो कभी नहीं गए थे। ताहम उन्हें मौसम के बारे में बखूबी अंदाजे थे। पहाड़ों की बुलंदियों पर मौसम पल पल में रंग बदलता है। जिस अंदाज से और जिन जिन जावियों से मिस्टर आइज़िक शूटिंग करना चाहते थे वो भी एक बहुत मुश्किल काम था। 2 दिन की शूटिंग में हमारे 2 कैमरामैन जख्मी हुए, लेकिन हमारे पास तिब्बी इमदाद का सामान मौजूद था, इसलिए सूरत हाल ख़राब नहीं होने पाई। अलबत्ता जूं जूं हम बुलंदी की तरफ बढ़ रहे थे मौसम बहुत ख़राब होता जा रहा था। तकरीबन 14 दिन के बाद हम 3000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुके थे। मेजल बारूना के इस इलाके को चूंकि नाकाबिले तस्खीर करार दिया जा चुका था,
इसलिए आगे जाने की किसी ने जहमत ही नहीं की थी और मजीद बुलंदी के बारे में हमें किसी किस्म की मालूमात भी हासिल नहीं थी। बहरतौर आइजक बड़े पुरजोश थे और उनका जोश बढ़ता जा रहा था। उनकी उम्र 50 से कुछ ऊपर ही थी। इस उम्र में हमारे यहाँ इंसान बूढ़ा कहलाने लगता है और छोटे मोटे काम भी उसके लिए मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन मिस्टर आइजक की हिम्मत देखने से ताल्लुक रखती थी। उन्हें अपने काम से इश्क था। बहरहाल हम आगे बढ़ते रहे। अब हम एक कोहरज़दा पहाड़ी पर बुलंदी का सफ़र कर रहे थे। बैटरियों और जनरेटर से जलने वाली रोशनी के बावजूद हम बमुश्किल तमाम ही शूटिंग कर पाते, लेकिन उस कोहर और धुंध ने हमें कई ऐसे मनाजर भी फिल्म बंद करने में मदद दी जिनके बारे में मुझे यकीन था कि वो शाहकार साबित होंगे। लेकिन मिस्टर आइजक अब तक जो कुछ कर चुके थे उससे मुतमईन नहीं थे। ऐसा मालूम होता था कि मजीद बुलंदी पर बहुत सी अनोखी चीज़ें उनकी मुंतज़िर हैं जिन तक पहुँचने के लिए वो बेताब थे। इधर यूनिट के तकरीबन सभी अरकान धुंध में लिपटी हुई इस पुरअसरार दुनिया की तरफ जाने से घबरा रहे थे। खुसूसन मौसम के तेवर देखकर उन्हें खौफ आ रहा था। यहाँ तक कि खुद मेजल बारूना के बाशिंदे भी सहमे सहमे लग रहे थे। बिला आखिर मिस्टर आइजक के एक गैर मुल्की असिस्टेंट ने कह ही दिया कि उन्हें मजीद बुलंदी की तरफ नहीं जाना चाहिए। मिस्टर आइजक नाराज हो गए। उन्होंने कहा, जिस किस्म की लोकेशंस पर हमने अब तक काम किया है, ऐसी लोकेशंस तो मुझे अपने मुल्क और उसके आसपास भी दरियाफ्त हो सकती थी। मैं एक गैर मामूली फिल्म बनाना चाहता हूँ और इस मकसद के लिए बेदरीग दौलत खर्च कर रहा हूँ, बजाय इसके कि आप दूसरों का हौसला बढ़ाएं। आप खुद ऐसी बातें कर रहे हैं। मिस्टर आइजक का वो असिस्टेंट खामोश हो गया, लेकिन वो खुश नहीं था। आप इसे मेरी शेखी ना समझें तो अर्ज करूं कि इस यूनिट का सबसे मुतमईन, मसरूर और बेखौफ शख्स मैं ही था। एक मुस्लिम घराने में पैदा होने के नाते ये मेरा ईमान है कि मौत बरहक है और किसी भी लम्हे आ सकती है। इसके अलावा मैं अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन तजुर्बात कर रहा था और इस एडवेंचर से बेपनाह खुश था। इसका एहसास मिस्टर आइजक को भी हो गया और सबसे ज़्यादा अहमियत मुझे ही दी जाने लगी। एक रोज़ उन्होंने अलहदगी में मुझसे पूछा, मिस्टर नोमानी, मैं तो अपने साथियों की तरफ से फिक्रमंद हो चला हूँ। अभी से सबके चेहरे उतर गए हैं और हौसले पस्त हैं। इनसे बेहतर तौर पर काम लेने की कोई तदबीर आपके जहन में है? मेरे ख्याल में एक कोशिश की जा सकती है। मैंने कुछ देर सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम सब मुसलसल सफ़र ना करें बल्कि एक मुनासिब सी जगह कैंप लगा दें? हम सब मुसलसल सफ़र ना करें, काम के अख्ताम तक हमारा वो कैंप कायम रहे। रोज़ाना हम में से सिर्फ काम के चंद लोग आगे जाकर लोकेशंस तलाश करें, शूटिंग करके वापस कैंप में आ जाया करें। इस तरह चंद लोगों को ज़्यादा मुशक्क़त उठानी पड़ेगी, बाकी लोगों के हौसले भी पस्त नहीं होंगे। शूटिंग के लिए हम बारी बारी काम लें तो सबको आराम भी मिलता रहेगा। मिस्टर आइजक बेहद खुश हुए और मेरा कंधा थपथपाते हुए बोले, मिस्टर फिरोज़, आप अच्छे कैमरामैन ही नहीं, अच्छे मुंतज़िम भी हैं। मैंने आपसे जो कॉन्ट्रैक्ट किया था आप उसे भूल जाएं। मैं आपकी खिदमत में इससे कहीं ज़्यादा मुआवजा पेश करूंगा और अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आपको अपने साथ हॉलीवुड ले जाऊंगा। इनकी इस पेशकश से मुझे खुशी हुई। जल्द ही एक मुनासिब जगह तलाश कर ली गई और कैंप लगा दिया गया। सबके चेहरों पर रौनक लौट आई। दूसरे रोज़ मैं, मिस्टर आइजक और दीगर 2 अफराद के साथ लोकेशंस की तलाश में निकला। आदमी कम होने की वजह से हमारा सामान और सफ़र निस्बतन आसान साबित हुआ। हमने जल्द ही लोकेशन तलाश कर ली। शाम से पहले पहले हमने वहाँ शूटिंग भी कर डाली थी। दूसरे दिन हम चारों ही दूसरी लोकेशन की तलाश में निकले। इस रोज मतला साफ था और चारों तरफ सफेद बर्फ चमक रही थी। बाज़ जगह चढ़ाइयाँ मुश्किल थीं। हमने कोह पैमाई के सामान की मदद से इन चट्टानों को भी सर किया और अनोखी लोकेशन की तलाश में सरगर्दा रहे। हमें यह एहसास भी नहीं हो सका कि हम कैंप से मीलों दूर निकल आए हैं। हमें तजुर्बा नहीं था कि बाज़ ज़रूरी इक़दामात के बगैर इस किस्म के पहाड़ी रास्तों को याद रखना मुमकिन नहीं होता। हमें अपनी गलती का एहसास उस वक्त हुआ जब मौसम ने अचानक तेवर बदल लिया। बादल यकायक ही बुलंदियों से काफ़ी नीचे उतर आए। हर तरफ अंधेरा फैल गया। सर्द हवा में तेजी आ गई। इर्द गिर्द फैली बर्फ से ढकी ढलानें अब सही तौर पर दिखाई नहीं दे रही थी और हवा हमारे तमाम तर हिफाजती मलबूसात के बावजूद जिस्म में सुराख किए दे रही थी। फिर कुछ देर बाद बारिश होने लगी। चंद मिनट बाद ही ये बारिश बर्फबारी में तब्दील हो गई और बर्फ की रुई जैसे गाले हवा में उड़ने लगे। पै दर पै तब्दीलियों ने हमें बदहवास कर दिया। रगों में खून जमने लगा था। घबराहट में हमने फौरन ही वापसी का सफर शुरू कर दिया। गो के हमें सिमत वगैरह का अंदाजा नहीं रहा था। अगर हम कहीं पनाह लेकर मतला साफ होने का इंतजार करते तब भी खतरा ही था कि तूफान कब तक जारी रहे और उस वक्त तक सर्दी से हमारी हालत खराब ना हो जाए। गिरते पड़ते हम काफी दूर तक चलते रहे। दफातन एक साथी ने हमारी तवज्जो एक तरफ मबजूल कराई। इधर जंगल नजर आ रहा था। ये इस हकीकत का एक वाज़ेह सबूत था कि हम लोग रास्ता भूल चुके हैं, क्योंकि आते वक्त हमें दूर दूर तक किसी जंगल का नामो निशान नहीं मिला था। लेकिन उस वक्त दरख्तों का ये सिलसिला हमें बहुत गनीमत महसूस हुआ और हम उसकी जानिब लपके। दरख्तों के दरमियान पहुंचकर हमें बर्फ के गालों और सर्द हवा के थपेड़ों से निजात मिल गई। ताहम जो हालत हो चुकी थी उसकी बेहतरी की कोई सूरत हमारे सामने नहीं थी। अब हमारे दोनों साथी बाकायदा मिस्टर आइजक से लड़ने लगे और खासी बदमज़गी पैदा हो गई थी। बहरहाल एक बार फिर रास्ते की तलाश में सफर शुरू किया गया। जंगल भी ढलान पर फैला हुआ था।
और यहाँ भी सफ़र करना आसान नहीं था। हम एक तंग सी घाटी में दाखिल हुए जिस पर बहुत ही घने दरख्तों का साइबान सा बना हुआ था और घाटी की ज़मीन तकरीबन खुश्क थी। यहाँ सुस्ताने के लिए रुका जा सकता था। हम में वैसे भी अब मजीद चलने की सकत नहीं थी। पाँव रखते कहीं थे, पड़ते कहीं थे। खुदा का शुक्र है कि हमारे पास खाने पीने का सामान काफ़ी मकदार में मौजूद था। घाटी में पनाह लेकर हमने मखसूस बर्तनों से बिस्किट और सैंडविचेस निकाल कर खाए और गरम गरम कॉफ़ी पी। तब जाकर कुछ जान में जान आई और औसान किसी हद तक बहाल हो गए। उस वक्त शाम हो चुकी थी जब दरख्तों से घिरी उस घाटी पर खूब अंधेरा फैलता जा रहा था। फिर ना जाने कहां से घाटी में पानी आने लगा और खासी तेजी से उसकी सतह ऊंची होने लगी। अब हमारे लिए इसके सिवा और कोई चाराकार नहीं था कि हम घाटी में बुलंदी की जानिब चढ़ने लगे जिस तरफ पानी नहीं बढ़ रहा था। पनाहगाह से निकलना पड़ा तो हमारे दोनों साथी एक बार फिर लड़ाका बिल्लियों की तरह मिस्टर आइजक पर गुर्राने लगे। इन तमाम मुश्किलात के जिम्मेदार आप हैं मिस्टर आइजक। आपने तमाम खतरात को सामने नहीं रखा। कम से कम एक मुकामी बाशिंदे को साथ ले लिया होता। अगर वो हमारी रहनुमाई कर सकता तो हम रास्ता न भटकते। अगर हम लोगों को किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा तो इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। वो तो मैं भुगत लूंगा, मिस्टर आइजक ने खुश्क लहजे में कहा। फिलहाल जान बचाने की कोशिश करो वरना नतीजा भुगतने वाला बाकी नहीं रहेगा। कुछ देर की बकबक झकझक के बाद हमने घाटी में बुलंदी की जानिब सफर शुरू कर दिया। हमने पनाहगाह से निकलने का फैसला बहुत मुनासिब वक्त पर किया था। अब वहाँ इतना पानी भर चुका था कि अगर हम वहाँ होते तो डूब जाते। घाटी के किनारे अब खुद ब खुद टूट टूट कर पानी में गिरने लगे थे। इसके अलावा पानी में मेढक भी फुदकते नजर आ रहे थे। हाँफते कांपते आखिरकार हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां एक बार फिर हमें दरख्त नजर आए। ताहम बर्फबारी थम चुकी थी। हम निढाल होकर वहीं चित लेट गए। हालत इतनी खराब थी कि एक दूसरे से बात करने को भी दिल नहीं चाह रहा था। अब हमारी दो पार्टियां बन चुकी थी। मैं मिस्टर आइजक का साथी था और हमारे दूसरे दोनों साथियों ने आपस में इत्तेहाद कर लिया था। हालांकि ये हिमाकत थी। हम सब इत्तफाक़िया वाक़े का शिकार हुए थे और अब हम सबका एक ही मसला था कि किसी तरह कैंप तक पहुंचा जाए। फिर आइजक ने अतराफ का जायजा लिया। हमारे तीन तरफ पथरीली चट्टानें थीं और इन पर भी दरख्त नजर आ रहे थे। कुछ दरख्तों की शाखें रस्सियों की तरह लटक रही थी लेकिन हम तक नहीं पहुंच रही थी। मैंने मिस्टर आइजक से मशवरा किया और बिला आखिर कोहपैमाई की रस्सी निकाल ली। हालांकि कोहपैमाई का कोई तजुर्बा मुझे नहीं था लेकिन ऐसे हालात में जान बचाने की ख्वाहिश ही हर तरह का तजुर्बा करने पर मजबूर कर देती है। किसी न किसी तरह मैं ऊपर पहुंच गया। ऊपर पहुंचकर मैंने देखा कि दरख्त तो बहुत कम रकबे में फैले हुए हैं। उनसे आगे ताहद्दे निगाह सफेद बर्फजार फैला हुआ है। बर्फ धुनी हुई रुई की तरह बिखरी हुई थी और कहीं कहीं ठोस बर्फ भी झिलमिला रही थी। मैंने चीख कर नीचे खड़े हुए तीनों आदमियों को सूरत हाल से आगाह किया। मिस्टर आइजक सोच में डूब गए और दोनों साथियों के चेहरे कुछ और बिगड़ गए। मसला ये था कि पीछे जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। बिलाखिर मिस्टर आइजक ने फैसला किया कि ऊपर ही आकर किस्मत आजमाई जाए। इनके साथ ही वो दोनों साथी भी ऊपर आ गए। चारों तरफ फैले हुए बर्फजारों को देखकर उनके चेहरों पर वहशत के आसार गहरे हो गए। वो हौसला हार चुके थे। कोई अंदाजा नहीं हो पाता था कि हमारा कैंप किस सिमत है। बिलाखिर तकदीर का सहारा लेकर एक तरफ चलना शुरू कर दिया। ये सफर आसान नहीं था। कहीं तो पाँव जैसे रेतीली दलदल में धंस जाते और कहीं ऐसे ढलान आ जाते थे जिन पर पाँव इस तरह फिसलते थे गोया शीशे पर साबुन का पानी। सबसे ज्यादा खतरनाक वो गड्ढे थे जिन पर बर्फ काई की तरह जमी हुई थी। बज़ाहिर ठोस नजर आती लेकिन पाँव पड़ता तो बर्फ की तह टूट जाती और अगर कोई संभलने में कामयाब ना हो पाता तो मौत यकीनी थी। इसके अलावा तेज हवा आंखों पर बहुत बुरा असर डाल रही थी। हमने जब तक मुमकिन हो सकता था सफर किया और उसके बाद एक जगह आराम। फिर दूसरे दिन दोबारा सफर शुरू हो गया। जैसे जहां से चले हैं वहीं खड़े हुए हैं। दूसरी रात भी हमने बर्फ के एक बड़े तोदे की आड़ में पड़ाव डाल लिया। रात जूं तू गुजारने के बाद हम वहां से चल पड़े। अब बर्फ में छुपे हुए गढ़ों से वास्ता जरा कम ही पड़ रहा था। मैं तो अब भी हिम्मत से काम ले रहा था मगर हमारे साथी बार बार थक कर बैठ जाते हैं और हमें इनका इंतजार करना पड़ता। एक बार जबकि वो हमसे काफी पीछे रह गए और बहुत ही सुस्त रफ्तारी से आगे आ रहे थे, अचानक हमें उनकी चीखें सुनाई दी। मैंने और मिस्टर आइजक ने खौफजदा होकर पलट कर देखा। चंद लम्हे पहले हमने जहाँ अपने साथियों को देखा था वहाँ बड़ा शगाफ नमूदार हो चुका था और उस शगाफ से पानी उबल रहा था। मिस्टर आइजक ने हाँफते हुए कहा, मेरे दोस्त, मुझे अपने इन साथियों को यहीं छोड़कर भागना अच्छा नहीं लगता। अगर तुम मेरी मदद करो तो हम उनका सुराग लगाने की कोशिश करें। शायद हम अब भी उनकी जान बचा सकें। मैंने मिस्टर आइजक से आमादगी का इजहार कर दिया। हमने कुछ रस्सियां निकालकर इस तरह जोड़ी कि एक सिरा मेरी कमर में और दूसरा मिस्टर आइजक अपनी कमर में बांध सकें। हमने ठोस बर्फ में कोह पैमाई वाली लंबी कील गाड़ी और तीसरा सिरा उससे बांध दिया। फूंक फूंक कर कदम रखते हुए हम उस गड्ढे के किनारे तक पहुंच गए। गड्ढे पर नजर पड़ते ही सर चकरा कर रह गया। मालूम नहीं गड्ढे का पानी ही स्याह था या रोशनी का जाविया कुछ ऐसा कि गड्ढा स्याह पानी से भरा हुआ नजर आ रहा था और इसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। मुझे और मिस्टर आइजक को यह अंदाजा हो गया कि इस गड्ढे में दो तो क्या 1000 आदमी भी गिर जाएं तो उनका पता न चले। बहुत देर तक हम अपने साथियों को आवाज़ देते रहे
लेकिन पानी की सरसराहट के सिवा कुछ जवाब न आया। मैं अपने साथियों की मौत को कभी फरामोश नहीं कर सकूंगा, मिस्टर आइजैक ने गुलगीर लहजे में कहा। दिन बीता, रात आई, फिर दूसरा दिन आ गया। हमारे पास खाने पीने की अशिया भी खत्म हो चुकी थी और अब हमारे अतराफ में बर्फ के वीराने के अलावा और कुछ नहीं था। हम बर्फ के समंदर पर कीड़ों की तरह रेंग रहे थे। कुछ नहीं मालूम था कि किस तरफ जा रहे हैं। बिला आखिर वक्त का एहसास भी खत्म हो गया और हम गैर इरादी अंदाज से धीरे धीरे बढ़ते रहे। न जाने क्यों मिस्टर आइजैक का चेहरा सुर्ख होने लगा था और सांस काफ़ी तेज चलने लगा था, लेकिन मेरे इसरार के बावजूद उस शख्स ने रुकने की हामी ना भरी और यहाँ तक कि एक जगह वो मुंह के बल नीचे गिर पड़ा और उसने वहीं दम तोड़ दिया, बिल्कुल इसी तरह जैसे चलते चलते किसी खिलौने की चाबी खत्म हो जाए। मेरे ख्याल में उस पर शदीद नमूनिया का हमला हुआ था, लेकिन आखिरी वक्त तक उस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी थी। मैं बहुत देर तक दहशतज़दा उसके करीब बैठा रहा। मिस्टर आइजैक के बेजान जिस्म को मैं अजीब निगाहों से देख रहा था और अब ये सर जहन्नुम तन्हा मेरे लिए मुंह खोले खड़ा था। मैं जानता था कि आखिरी वक्त में मेरी नफ्स टटोलने वाला भी कोई नहीं होगा। इससे बेहतर तो ये था कि मैं भी मिस्टर आइजैक के साथ मर जाता। मुझ में अब इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि बर्फ़ में गड्ढा खोदता और मिस्टर आइजैक को उसमें दफन कर देता। न जाने कब तक मैं वहाँ बैठा रहा, फिर उनकी लाश को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। मैं ज़्यादा दूर नहीं गया था कि मेरे अंदर का खुदगर्ज़ इंसान, या शायद वो दरिंदा कसमसाया जो इंसान की ज़ात में छुपा होता है, या फिर गरजमंदी कह सकती हैं आप इसे, मैं वापस आया और मैंने मिस्टर आइजैक के जिस्म से हर वो चीज़ उतार ली जो मेरे काम आ सकती थी। गर्म कपड़े और उनके सामान का थैला, और उसके बाद फिर मैं नीम बेहोशी की सी कैफियत में आगे चल दिया। फिर पता नहीं कितना वक्त गुजरा। मैं उस वक्त चौंका जब मैंने महसूस किया कि अब मैं जिस हिस्से में सफ़र कर रहा हूँ उस पर बहुत दूर तक चट्टानें छत की तरह झुकी हुई हैं और ये हिस्सा बर्फ़ से भी महफूज है। यहाँ सर्दी का एहसास भी कुछ कम हो रहा था। मेरे अंदर थोड़ी सी कुव्वत पैदा हो गई और मैंने ये सफ़र जारी रखने के बजाय किसी पनाहगाह की तलाश शुरू कर दी जहाँ रात गुजारी जा सके। फिर मुझे एक गार का दहाना नज़र आया और मैं उसमें दाखिल हो गया। थोड़ी दूर तक एक सुरंग में चलने के बाद मैंने अपने आप को एक कुशादा हॉल जैसी जगह में पाया। हैरत की बात यह थी कि उस हॉल की संगी दीवारें बिल्कुल सपाट थीं। उन दीवारों पर किसी चमकदार मादे से अजीब से नकूश बने हुए थे और इसका सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। गारों का सिलसिला भी खासा तवील मालूम होता था। अजीब भूल भुलैया सी थी। मैंने बेहतर समझा कि वापस उसी हॉल नुमा हिस्से में पहुंचकर अपने लिए कोई मुनासिब जगह तलाश करूं, लेकिन वापसी पर मैं रास्ता भूलकर एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जो किसी बहुत बड़े गुंबद से मिलता जुलता था। यहाँ पहुंचकर मैं ठटक गया। यहाँ बहुत सी लकड़ी के संदूक रखे हुए थे और उनका रंग बिल्कुल स्याह पड़ गया था। उन संदूकों में कदीम किस्म के ताले लगे हुए थे। इंसान अगर मौत के करीब भी हो तब भी जज्बा तजस्सुस को मौत नहीं आती। मैंने एक छोटे से पत्थर से एक संदूक का ताला तोड़कर उसे देखा तो मेरी आंखें खीरा हो गईं। वो संदूक जवाहरात और सोने के जेवरात से भरा हुआ था। जवाहरात की चमक दमक से गार रोशन हो गया था। वो यकीनन दुनिया का अजीमुश्शान खजाना था। मेरी हिम्मत ना पड़ी कि मैं और किसी संदूक को खोल कर देखूं। मुझे यकीन था कि वो भी इसी तरह जवाहरात और जेवरात से भरा हुआ होगा। तुम्हें शायद ये सुनकर हैरत हो मिस खाकान कि उस खजाने को देखकर मेरे दिल में कोई लालच पैदा नहीं हुआ। शायद इसलिए कि उस वक्त जिंदगी की तलब हर जज्बे पर हावी थी। बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी किसी तरह जान बच जाए। सूखी रोटी का एक टुकड़ा उस वक्त उस संदूक में से निकल आया तो यकीनन हजारों हीरों से ज्यादा कीमती हो। बेदिली के आलम में मैंने संदूक का ढकना बंद कर दिया और कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद बिलाखिर उसी हॉल में वापस आ गया जहां दीवारों पर चमकीली तहरीरें मौजूद थीं। उन्हीं तहरीरों की वजह से या शायद दहाना करीब होने की वजह से यहाँ थोड़ी बहुत रोशनी मौजूद थी और ज़मीन भी हमवार थी। मैंने एक थैला सामने रखा और सोने की कोशिश करने लगा। मुझे एक गड़गड़ाहट सुनाई दी और फिर इस खौफनाक आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। बेदार होते ही मैं बदहवास हो गया। गार का फर्श, छत और दीवारें लरज रही थीं, जैसे वो कोई छोटा सा डब्बा हो और कोई जिन्नाती हाथ उसे उलट पुलट करने लगा हो। कोने में पड़े हुए बड़े बड़े पत्थर इधर उधर लुढ़क रहे थे। शायद बहुत खौफनाक जलजला आ गया था। दफतन गार की एक दीवार में सुराख हो गया और ना जाने कहां से उस सुराख के रास्ते तेजी से पानी गार में गिरने लगा। मैं घबराकर गार से निकल आया। एक तोदे की आड़ में पनाह ली ही थी कि कहीं से एक पत्थर टूटकर मेरी गुद्दी से टकराया और मेरा जहन तारीकी में डूब गया। होश आया तो मैं चित लेटा हुआ था, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। घोर अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। मेरे सर में टीसें उठ रही थी, लेकिन कुछ देर सर फैलाने के बाद मैंने सो जाना ही बेहतर समझा। शायद इस तरह मेरी कुव्वत कुछ बहाल हो जाए, सुबह को मैं फिर सफर का आगाज कर सकूं। जल्द ही मुझे दोबारा नींद आ गई। जलजला उस वक्त थम चुका था। दोबारा आँख खुली तब भी चारों तरफ अंधेरा ही फैला हुआ था। खुदाया ये रात इतनी तवील कैसे हो गई, मैंने सोचा। दफतन एक सवाल ने मेरे जिस्म में अजियत की लहर दौड़ा दी, जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। मैंने हाथ आंखों के सामने लहराया, लेकिन मुझे उसका मामूली सा एहसास भी ना हो सका। इसका मतलब यह था कि मैं बीनाई खो चुका हूँ।
सर की चोट ने मुझे बीनाई से महरूम कर दिया था। मैं बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। फिर मैं खुदा के हुजूर सजदे रेज हो गया और गिड़गिड़ा कर दुआएं करने लगा। खुदाया मुझे मौत दे दे, लेकिन अंधेपन से मेरी मौत को ज्यादा अजियतनाक ना बना। न जाने कितनी देर मैं खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाता रहा और किस किस अंदाज में रहम की भीख मांगता रहा। सजदे से उठने के बाद मैंने अपने आप को बेहद पुरसुकून महसूस किया। मेरे बातिन की आंखों में जैसे बीनाई आ गई थी। कुछ देर बाद मैं उठा और संभल संभल कर चलने लगा। मैं हत्तुल इम्कान एहतियात बरत रहा था, ताहम मुझे अपने इस ख्याल से खौफ महसूस नहीं हो रहा था कि मेरा कोई कदम मुझे मौत के मुंह में भी ले जा सकता है। मौत का खौफ अब मेरे दिल से निकल गया था। कभी कभी रास्तों में आने वाली रुकावटों को हाथ से टटोलना पड़ता और कभी मेरी हिस्सियात मुझे बताती थी कि मैं किस किस्म की जगहों से गुजर रहा हूँ। नशेब फराज, खुश्की और तरी, सभी कुछ मैं अबूर करता चला गया। रफ्तार गो के रेंगने के बराबर ही थी, लेकिन सफर बहरहाल खैर आफियत से ही जारी रहा। मुझे मामूली सी भी कोई चोट नहीं आई। कब दिन हुआ और कब रात आई मुझे कुछ मालूम नहीं था। दफतन मुझे कुछ मानूस सी इंसानी आवाजें सुनाई दी जो तेजी से मेरे करीब आती गईं। बहुत से लोगों ने बैक वक्त मुझ पर सवालों की बौछार कर दी थी। मिस्टर फिरोज नोमानी, ये आपकी क्या हालत हो गई है? आप पर क्या गुजरी? मिस्टर आइजक कहाँ है? दूसरे लोग कहाँ हैं? ये मुझे ख्वाब की आवाजें मालूम हो रही थी। मुसरत से मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। कमजोरी इतनी हो गई थी कि मैं इस खुशी की ताब नहीं ला सका और ना जाने मेरी क्या कैफियत हुई। बहर तौर मैं अपने कैंप में पहुंच चुका था। उस कैंप की तलाश में मेरे तीनों साथी मुझसे बिछड़ गए थे। कुछ देर आराम किया गया। मैंने किसी से भी उस खजाने का जिक्र नहीं किया। मैं जानता था कि जिक्र सुनने के बाद क्या होगा। इंसान बहुत कमजोर है, खजाना उसे दीवाना बना देता है। लेकिन दर हकीकत कोई मुझसे पूछे कि दुनिया का सबसे कीमती खजाना क्या है, भूखे को मिल जाने वाली रोटी का एक टुकड़ा। बात की कहानी में कोई और बात नहीं है जो खुसूसन काबिल जिक्र हो। हम वापस आ गए। मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ और खुदा की मेहरबानी से मेरी बीनाई लौट आई। ये है मेरी जिंदगी का नाकाबिले फरामोश एडवेंचर। कहानी खत्म करके फिरोज नोमानी ने हुमैरा खाकान का चेहरा देखा तो चौंक कर बोली, खुदा की पनाह, मुझे यूं लग रहा है जैसे उस एडवेंचर में मैं भी आपकी हमसफर थी। लेकिन मिस्टर फिरोज नोमानी, आपने दोबारा कभी उस मुकाम की तरफ जाने की कोशिश नहीं की? सर की चोट ने मुझे बीनाई से महरूम किया था मोहतरमा, अकल से नहीं। फिरोज नोमानी मुस्कुरा दिया और हुमैरा खाकान हंस पड़ी। उसने कहा, इस खजाने से आपको कोई दिलचस्पी नहीं? जी नहीं, मैंने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खजाना हासिल कर लिया है, फिरोज नोमानी ने बताया। हुमैरा खाकान की आंखें खला में कुछ घूर रही थीं। कहानी हुमैरा खाकान की पसंद के मुताबिक और फिर उसका अंदाज़ बयान एक बेहतरीन कहानी मंदिर आम पर आई थी। उसे बहुत से हलकों में सराहा गया था, लेकिन हुमैरा खाकान खुद किसी कहानी से बहुत कम मुतासिर होती है। ये वाहिद कहानी थी जिसने उसे सहरज़दा कर दिया था। न जाने किस तरह उसने ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया था और न जाने कौन कौन से मराहिल से गुजर कर उसके अंदर ये खुद एतमादी और क़ुव्वत इरादी पैदा हुई। उसका तर्ज ज़िंदगी बेहतर था, लेकिन अंदाज़ा ये होता था कि बहुत सी चीज़ों से महरूमी का एहसास है उसे और वो उनको हासिल करने की ख्वाहिशमंद है। इस कहानी से उसने ना जाने अपने जहन में क्या ख्वाब बुने थे, लेकिन उन ख्वाबों की तकमील का रास्ता उसे हातिम पाशा ने दिखाया। उस दिन वो अपने घर में तन्हा थी और किसी नई कहानी के ताने बाने बुने जा रहे थे कि दरवाजे की बेल बजी और जब दरवाज़ा खुला तो उसे एक शनासा चेहरा नजर आया। याददाश्त इतनी ख़राब नहीं थी कि हातिम पाशा को न पहचान लेती। हातिम पाशा तुर्की का बाशिंदा था और मुहिम जू की हैसियत से मशहूर था। उसके बारे में बहुत से वाक़यात मुख्तलिफ ममालिक के अखबारात में छपते रहते थे और इस बना पर हुमैरा खाकान उसकी जानिब मुतवज्जह हुई थी। फिर जब उसे इल्म हुआ कि हातिम पाशा उसके मुल्क में आया है तो वो उससे इंटरव्यू करने पहुंच गई और उसने हातिम पाशा का बेहतरीन इंटरव्यू किया, जिसे मुहिम जोई की दुनिया से दिलचस्पी रखने वाले एक रिसाले ने बड़े एहतमाम से छापा था। हातिम पाशा को देखकर वो हैरान रह गई। हातिम पाशा ने कहा, और मुझे यकीन है कि आप जैसी खातून किसी एक शख्सियत को अगर एक बार देख लें तो उसे भुला नहीं सकती। यकीनन, और इतना बड़ा मुहिम जो मेरे घर नजर आए तो मेरी हैरतों का क्या ठिकाना। बराए करम तशरीफ़ लाइए। हातिम पाशा शानदार शख्सियत का मालिक था। अंदर दाखिल हुआ। हुमैरा खाकान ने उसे बड़े एहतराम से अपने ड्राइंग रूम में बिठाया और उसकी खातिर मदारात का बंदोबस्त किया। हातिम पाशा ने चाय के घूंट लेते हुए कहा, इंसान बेहद खुदगर्ज है बीबी, और वो बेमकसद किसी के पास नहीं जाता। यूँ समझ लो मैं बेमकसद तुम्हारे पास नहीं आया। मैं बड़ी मुतजस्सिस हूँ कि आपकी आमद का राज मुझे मालूम हो। तुम्हारी एक कहानी जो अभी ताज़ा तरीन छपी है और जिसमें किसी फिल्मी फोटोग्राफर फिरोज नोमानी के बारे में तफसीलात हैं। जी, बस यूँ समझ लो कहानी मुझे बहुत दूर से खींच कर यहाँ ले आई है। उन दिनों मैं नॉर्वे में था और मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे ख़ानदान में कितने अफराद हैं, तुम्हारे मसाइल क्या हैं। सिर्फ एक सवाल करूंगा तुमसे, क्या तुम्हें कभी ख़जानों से दिलचस्पी रही है? हुमैरा खाकान ने अजीब सी निगाहों से उसे देखा और कहने लगी, सर, ख़जाने किसे पसंद नहीं होते। तो फिर तुम ये समझ लो
कि हम मिलजुल कर एक ऐसे ख़जाने के हुसूल के लिए कोशिश कर सकते हैं जो अगर वाकई हमारे हाथ आ जाए तो मैं समझता हूँ कि हम दुनिया के दौलतमंद तरीन लोगों में शुमार होने लगे। हुमैरा खाकान सवालिया निगाहों से हातिम पाशा को देखने लगी। फिर उसने कहा, कुछ तफसील जानना चाहती हूँ सर। उससे पहले मैं तुमसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जिद्दोजहद की कायल हो, ऐसी किसी मुहिम के लिए अपने आप को तैयार कर सकती हो जिसका इख्तिताम एक रोशन ज़िंदगी पर हो। क्यों नहीं, मेरा ख्याल है हर शख्स एक रोशन ज़िंदगी के लिए ही जीता है। तो फिर मैं तुम्हें इस बारे में तफसील बताने से गुरेज नहीं करूँगा, हातिम पाशा ने कहा। और हुमैरा खाकान हातिम पाशा का चेहरा देखने लगी। चंद लम्हात सोचते रहने के बाद हातिम पाशा ने कहा, इस कहानी में मेज़ल बारूना के बारे में तफसीलात हैं और ये दर्ज है कि एक नामालूम मुकाम पर एक अजीम खजाना पोशीदा है और इस बारे में मुझे कुछ मालूमात हासिल हैं। सैकड़ों साल पहले बारूना की पहाड़ियों में एक वसी रियासत फैली हुई थी जिस पर मेज़ल ख़ानदान हुकूमत करता चला आ रहा था। आखिरी मेज़ल हुक्मरान एक बेरहम और लालची इंसान था। उसने अपने अतराफ़ के सारे इलाके तबाह व बर्बाद किए और एक अजीम शान ख़जाना जमा कर लिया। ये ख़जाना उसने उन पहाड़ियों में छुपा कर रखा और उसकी शदीद हिफाजत करता रहा। उसे खतरा था कि कुर्बो जवार के कबीले उसकी हलाकत की कोशिश करेंगे और ऐसा ही हुआ। इन कबीलों ने उस जालिम हुक्मरान के खिलाफ इत्तेहाद करके उस पर हमला किया और उसका नामो निशान मिटा दिया। रियासत की पूरी आबादी मौत के घाट उतर गई और रियासती खजाना भी लूट लिया गया, लेकिन हमला आवरों को वो खजाना नहीं मिल सका जिसकी कहानियां मशहूर थीं। आज से तकरीबन 50 साल पहले एक मुहिम जोई के दौरान उन गारों तक पहुंच गया जहां उसे दीवारों पर चमकदार तहरीरें नजर आईं। उसे उस खजाने के बारे में कुछ नहीं मालूम था और ना वो इन तहरीरों को समझ सका, लेकिन उसने वहां तस्वीरें जरूर बनाई और फिर अपने वतन वापस पहुंचने के बाद उसने इन तहरीरों का राज हल कर लिया। ये तहरीरें उस माजूल हुक्मरान के हाथ की लिखी हुई थीं और उनमें बताया गया था कि खजाना कहाँ मौजूद है। इस पछतावे से कि खजाने के करीब पहुंचकर वो उसके हुसूल के बगैर वापस आ गया, वो मुहिम जो सख्त बीमार हुआ और मर गया। उसने मरने से कबल बड़े अफसानवी अंदाज में अपनी डायरी में इस सिलसिले में तफसीलात लिखी थी और वो डायरी थोड़े अरसे पहले ही मेरे हाथ लगी थी। पूरी डायरी तो उसकी ज़िंदगी के वाक़यात से भरी पड़ी है, लेकिन इसका वो हिस्सा मेरे लिए बायसे दिलचस्पी था। और उसके बाद जब मैंने उसकी तफसीलात पढ़ी और फिर तुम्हारी कहानी, तो यूँ समझ लो कि मेरी तलब दो आतिशा हो गई और मैं अपने दिल में उस खजाने के हुसूल का लालच पैदा होने से ना रोक सका। ओहो, गोया फिरोज नुमानी की सुनाई हुई कहानी एक मुकम्मल हकीकत है। हकीकत, 100% हकीकत। यूँ समझ लो कि वो खजाना आज भी उन पहाड़ियों में किसी ऐसे हाथ का इंतजार कर रहा है जो उस तक पहुंच जाए। और इस वक्त मैं तुम्हारे पास इसी गरज से हाजिर हुआ हूँ कि तुम उसके हुसूल के लिए कोशिश करो। हम 3 अफराद मिलकर उस खजाने को हासिल कर सकते हैं। 3? हाँ। कौन कौन? मैं, तुम और वो फोटोग्राफर फिरोज नोमानी। लेकिन सर, वो कैसे तैयार होगा? हुमैरा खाकान के चेहरे पर दिलचस्पी की जो लकीरें पैदा हुई थी वो हातिम पाशा को मुतमईन कर रही थी कि वो खजाने के जाल में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुकी है। हातिम पाशा ने मुखलसाना अंदाज में कहा, बीबी, अगर खजानों की तारीख पढ़ो तो तुम्हें यह अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके हुसूल के लिए हर वो अमल कर डाला गया है जो मुमकिन और नामुमकिन हो। चुनांचा तुम्हें उस फोटोग्राफर से गहरे ताल्लुकात कायम करने पड़ेंगे। जिस तरह भी मुनासिब समझो उसे अपनी गिरफ्त में लो और उसे मजबूर कर दो कि वो ये सब कुछ करे। मैं यही मुकीम हूँ। मेरी ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद खजाने के हुसूल की कोशिश है। इस दौरान तुमसे रब्ता रहेगा और तुम मुझे इत्तला दोगी कि फिरोज नोमानी तुम्हारे साथ काम करने पर आमादा हुआ या नहीं। हुमैरा खाकान किसी सोच में गुम हो गई थी। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं आपसे ताउन के लिए तैयार हूँ। और जब हातिम पाशा चला गया तो हुमैरा खाकान ने फिरोज नोमानी के बारे में सोचा। सफ़ेद कनपट्टियों वाला ये शख्स अपने अंदर एक पुरस्कार शख्सियत रखता था। उसे देखकर एक कशिश का सा एहसास होता था। उससे इंटरव्यू के दौरान बहुत सी अहम बातें भी हुई। हुमैरा खाकान ने खासा गौर किया और उसके बाद वो अमल करने के लिए तैयार हो गई जो इससे पहले उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। वो दोबारा फिरोज नोमानी से मिली और नोमानी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। बहुत सी बातें हुई और उसके बाद नई मुलाकात का फैसला हो गया। यहाँ तक कि चंद मुलाकातों में फिरोज नोमानी हुमैरा खाकान से मुतासिर हो गया। एक मुलाकात पर उसने कहा, हुमैरा, एक बार तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने शादी क्यों नहीं की और मैंने कहा था कि मुझे एक गैर मामूली लड़की की तलाश है। मुझे याद है। तो क्या कोई गैर मामूली लड़की कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी? फिरोज नोमानी ने उसे देखते हुए कहा। क्या कह सकती हूँ? नहीं, तुम मेरी दोस्त हो, मेरे लिए वो लड़की तलाश करो। ठीक है, आपने ये बात कही है मिस्टर नोमानी, तो मैं कोशिश करूँगी। कई मुलाकातें हुई और एक बार फिर नोमानी ने हुमैरा को अपनी ज़रूरत के बारे में बताया तो उसने सर झुकाकर कहा, मिस्टर नोमानी, दरअसल मैं एक सच का एतराफ़ करूंगी। मैंने आपके लिए कभी कोई लड़की तलाश नहीं की क्योंकि मैं खुद वो गैर मामूली लड़की बनना चाहती हूँ। तो फिर इंतज़ार क्यों किया तुमने इतने दिन? मैं भी तुम्हें एक सच ही बता रहा हूँ। तुम्हें पहली बार देखकर मेरे दिल ने कह दिया था कि वो गैर मामूली लड़की तुम हो, लेकिन मैं इस ख्याल से मगमूम हो जाता था
कि तुम्हें पाने का कोई जरिया मेरे पास नहीं है। और उसके बाद अल्फाज के बंद टूट गए। जो जबान कहना चाहती थी वो उसने कहा और सारी बातें एक दूसरे से कर ली गईं। और इसी गुफ्तगू के दौरान हुमैरा ने उस खजाने का तस्करा कर दिया जिसका हुसूल उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। फिरोज़ नुमानी ने कहा, नहीं हुमैरा, खजाने अजाब हो जाते हैं। उनकी चमक दमक इंसान से अक्ल छीन लेती है। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि वो मेरी ज़िंदगी का कितना भयानक दौर था। मैं ज़िंदगी के हर चैलेंज को कबूल करना चाहती हूँ, हुमैरा खाकान ने कहा, लेकिन मैं इस हस्ती को खोना नहीं चाहता जो एक तवील इंतज़ार के बाद मेरी ज़िंदगी में आई है। नहीं फिरोज़, तुम इस मुहिम से इनकार करके मुझे खो रहे हो क्या? फिरोज़ ने हैरान लहजे में पूछा। हाँ, हम आम जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मुझे दुख होगा, लेकिन किसी मुहिम जोई के लिए मेरा कोई तजुर्बा नहीं है। हम दो आदमी भला इतना बड़ा मसला कैसे हल कर सकेंगे? तीसरा आदमी मेरे इल्म में है। कौन? हातिम पाशा। हुमैरा खाकान ने हातिम पाशा के बारे में सारी तफसीलात फिरोज़ नुमानी को बताईं और फिरोज़ नुमानी गर्दन झुकाकर किसी सोच में डूब गया। फिर हातिम पाशा के साथ पहली मीटिंग हुई, दूसरी और तीसरी मीटिंग हुई और फिरोज़ नुमानी ने यह बात तस्लीम कर ली कि हातिम पाशा एक नफीस इंसान है। अगली मीटिंग 2 दिन के बाद तय पाई और इस मीटिंग में एक चौथी शख्सियत को भी शरीक किया गया। ये डॉक्टर फरहाद थे, एक इंतहाई महज़्ज़ब और शाइस्ता आदमी। वैसे हुमैरा खाकान और फिरोज़ नुमानी पहले से इनसे वाकिफ़ थे। इस चौथे शख्स को खुसूसन ज़रूरतों के लिए साथी बनाया गया था। उसके बाद सारी चीज़ें बाद में तय हुई और बिला आखिर तमाम तैयारियां हातिम पाशा और डॉक्टर फरहाद ने मुकम्मल की और उसके बाद मुहिम का आगाज़ हो गया। फिरोज़ नुमानी उस ग्रोह में वो वाहिद फ़र्द था जिसके दिल में ख़जाने की कोई तलब नहीं थी। वो तो सिर्फ हुमैरा खाकान की मोहब्बत का असीर था और उसी के साथ बंधा हुआ बुलंदियों की जानिब सफ़र करने लगा था। बारूना के इलाके में पहुंचकर मजदूरों को इकट्ठा करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। उन्होंने 12 मजदूरों का इंतखाब किया जो बेहद मजबूत और मेहनती मालूम होते थे। अलबत्ता उन्होंने यहाँ अपने आप को साइंसदान बताया था जो तजुर्बात के लिए आलात और बहुत सा सामान थैलों में लेकर बुलंद चोटियों की जानिब रवाना हो रहे थे और वहाँ जाकर कोई साइंसी काम करना चाहते थे। इन तमाम तैयारियों के बाद बिलाखिर मेज़ल बारूना की खूनरेज पहाड़ियों पर चढ़ाई का आगाज़ हो गया। बुलंदी की तरफ इस सफ़र में डॉक्टर फरहाद तो मुशक्क़त की ज़िंदगी का आदी नहीं था। हुमैरा खाकान सिर्फ लड़की थी, ताहम उसे फिरोज़ नुमानी ने संभाल रखा था। फिरोज़ नुमानी आज भी अपने आप को 15 साल पहले ही की तरह चाको चौबंद और मुस्तैद महसूस कर रहा था और जहाँ तक मामला हातिम पाशा का था तो उसे देखकर हैरत होती थी। यूँ लगता था जैसे ये पहाड़ी बुलंदियाँ उसके लिए एक खूबसूरत सपाट रास्ता हो जिस पर चढ़ने में उसे कोई दिक्कत ही ना महसूस होती हो। बस खास किस्म के सहारों के साथ वो बुलंदियों का सफ़र तय कर रहा था और मजदूर उनके साथ वजनी थैले उठाए हुए उनके साथ साथ सफ़र कर रहे थे। पहले हफ्ते के सफ़र के बाद बिलाखिर एक दिन दोपहर को फिरोज़ नुमानी एक जगह रुक गया और अच्छी तरह गिरदोपेश का जायजा लेने के बाद बोला, यही वो जगह है जहाँ हमने आखिरी कैंप लगाया था। इस मुकाम पर एक बार फिर कैंप लगा दिया गया। खाने वगैरह से फरागत हासिल करने के बाद वो सर जोड़कर बैठ गया। हातिम पाशा ने कहा, मिस्टर नुमानी, आपने अपनी दास्तान में बताया था कि मिस्टर आइजक ग्राहम और आप भटकने के बाद कई दिन तक मसरूफ़े सफ़र रहे थे, लेकिन आपका वापसी का सफ़र मुख्तसर था और आप आसानी से कैंप तक पहुंच गए थे। फिरोज़ नुमानी कुछ सोच में डूब गया। फिर उसने आहिस्ता से कहा, हाँ मिस्टर हातिम पाशा, इत्तफाक से मैं इस वक्त इसी बारे में सोच रहा था। आपने अगर मेरी कहानी बगौर पढ़ी है तो आपको इल्म होगा कि उस वक्त मैं बीनाई से महरूम हो चुका था और बस यूं ही बेध्यानी में सफ़र करता हुआ वापस कैंप तक पहुंच गया था। हातिम पाशा पुरअसरार अंदाज में मुस्कुराने लगा और फिर बोला, मैं यही सोच रहा था। रास्ते तलाश करने के लिए हमें यहीं से अपने सफ़र का आगाज़ करना होगा, लेकिन कैंप इसी जगह कायम रहने दिया जाए और आप अपने तौर पर कोशिश करें। मामला तय हो गए और उसके बाद डॉक्टर फरहाद को कैंप में मजदूरों के साथ निगरानी के लिए छोड़ दिया गया। वैसे भी वो मुशक्क़त करने में दिक्कत महसूस करते थे, अलबत्ता दूसरे मामलात में वो उन लोगों के बेहतरीन साथी थे। हुमैरा खाकान इन वाक़यात को अपनी आंखों से देख रही थी जिन्हें उसने एक कहानी की सूरत में लिखा था। फिरोज़ नुमानी उनकी रहनुमाई कर रहा था, लेकिन 6 दिन तक मुसलसल सफ़र के बाद इन गारों तक जाने का रास्ता नहीं मिल सका और उन्हें वापस आना पड़ा। मुमकिन है ज़लज़ले ने इलाके की शक्ल बदल दी हो और वो चट्टानें किसी और तरफ खिसक गई हों। डॉक्टर फरहाद ने अपना ख्याल जाहिर किया, कुछ भी हो हमें ये तलाश तो जारी रखनी है और अब मैं अपनी आखिरी कोशिश और करना चाहता हूँ। मिस्टर हातिम पाशा, मैं आंखों पर पट्टी बांधकर इन रास्तों की तलाश करूँगा। हो सकता है मेरी कोई हिस्स इस सिलसिले में कारआमद रहे। आप लोगों को बस मेरे सफ़र में मेरी निगरानी करना होगी, क्योंकि मेरी कहानी में बर्फ़ के उन गारों का भी तस्करा है जिसमें मिस्टर आइजक के साथी गुम हो गए थे। ये तजवीज़ भी आखिरी मराइल से गुजर गई और उसके बाद ये लोग फिर से रवाना हो गए। ज़रूरी साजो सामान साथ ले लिया गया था। हातिम पाशा के हाथ में उस वक्त भी उसकी वही मखसूस छड़ी मौजूद थी जिसे वो अपने साथ हर लम्हा रखता था। फिरोज़ नुमानी ने हुमैरा खाकान के लिए अपने आप को एक बार फिर से नाबीना बना लिया और अपनी ज़हनी क़ुव्वतों के सहारे उस सफ़र का आगाज़ किया। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद वो कुछ ना कुछ पूछ लेता था। मसलन, क्या यहाँ एक ऐसा तोदा मौजूद है जिसे टिकोना कहा जा सकता है? क्या यहाँ से एक तंग सी दरार ऊपर को जा रही है?
क्या मेरे आसपास दरख्त हैं? अगर उसे जवाब उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ना मिलता तो वो रास्ता बदल लेता। हातिम पाशा और हुमैरा खाकान ने महसूस किया कि आहिस्ता आहिस्ता फिरोज नोमानी के चेहरे पर जोश के आसार नमूदार होते जा रहे हैं। कुछ दूर चलने के बाद उसने कहा, बराहे करम अब बिल्कुल खामोशी इख्तियार की जाए और मुझे मुखातिब न किया जाए। आप दोनों जहाँ तक भी मुमकिन हो सके बे आवाज़ मेरे साथ चलें। हातिम पाशा और हुमैरा खाकान दबे पांव उसके पीछे चलने लगे। वो अंधों ही की मानिंद चल रहा था, लेकिन उसकी हिजानी कैफियत में इजाफा होता जा रहा था। वो किसी की मदद के बगैर बहुत से दुश्वार गुजार मुकामात से भी गुजर गया। फिर एक जगह वो बेताबाना अंदाज में तेज तेज चलने लगा। उसका चेहरा जोश से सुर्ख हो रहा था और सांस बहुत तेज चल रही थी। उसने अंधों की तरह चारों तरफ हाथ पांव चलाए और फिर इस्तरारी अंदाज में अपनी आंखों से पट्टी खींच ली और फिर सर पकड़कर बैठ गया और आहिस्ता से कहा, क्या आप एक मध्यम सी सरसराहट सुन रहे हैं? दोनों ने बैक वक्त जवाब दिया, हाँ, कहीं दूर से बहुत मध्यम सी आवाज़ सुनाई तो दे रही है। मैंने उन गारों में यही आवाज़ वाज़ेह तौर पर सुनी थी और मैंने महसूस किया था कि गारों के ऊपर कोई आबशार वगैरह गिर रहा है। हमें इसी आवाज़ की सिमत पड़ना है। शाम तक वो उस आवाज़ की सिमत तलाश करते रहे, लेकिन कई बार उन्हें रास्ते बदलने पड़े, क्योंकि कभी ये आवाज़ खासी वाज़ेह हो जाती है और कभी यूँ महसूस होता। बिला आखिर एक मुकाम पर पहुंचकर फिरोज नुमानी की सलाहियतों में फिर कुछ तब्दीलियाँ रोनुमा हुई। सरसराहट की आवाज़ यहाँ वाज़ेह सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई नाला वगैरह नज़र नहीं आ रहा था और ना ही कोई आबशार गिरता हुआ महसूस होता था। चारों तरफ बर्फ के वीराने बिखरे हुए थे। उसने सरसराते लहजे में कहा, यकीनन मिस्टर हातिम पाशा, यकीनन उस गार का दहाना यहीं कहीं होना चाहिए। हो सकता है जलजले ने उसकी साख्त बदल दी है। आइए जरा बर्फ के इस अंबार को हटा कर देखें। वो एक जगह से बर्फ हटाने लगे। काफी देर के बाद जब वो मुशक्कत से चूर होकर अपनी कोशिश तर्क करने लगे थे तो उन्हें वो दहाना नजर आ गया। बेताबी से उन्होंने वो बाकी बर्फ उठाई और फिरोज नुमानी के मुंह से लरसती हुई आवाज उभरी, यही है, खुदा की कसम यही है वो गार। तीनों सांस दुरुस्त करने के लिए दहाने के करीब बैठ गए। बिला आखिर हातिम पाशा ने कहा, और अब हमें बहुत तेजी से काम करना होगा। अब तुम यूं करो कि वापस जाकर डॉक्टर फरहाद और सारे मजदूरों को बुला लाओ। जी? नोमानी ने चौंक कर हातिम पाशा को देखा और बोला, लेकिन मेरा यहाँ रहना जरूरी है। इन लोगों को बुलाकर लाने की जहमत आप ही को करना होगी। हातिम पाशा किसी सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ, लेकिन सुनो, मेरी अदम मौजूदगी में तुम दोनों गार में दाखिल होने की कोशिश मत करना। और हाँ, यहाँ कोई ऐसा निशान जरूर बांध दो जिससे मेरी वापसी में भटकने के इम्कानात कम हो जाए। इत्मीनान रखें, हम लोग आपका इंतजार करेंगे और मैं रात को वापसी का सफर नहीं करूंगा, अब कल ही आऊंगा, हातिम पाशा ने कहा। और इस बात पर भी फिरोज ने आमादगी का इजहार कर दिया। फिरोज ने आहिस्ता से हुमैरा से कहा, देखा तुमने, अदम एतमाद की फजा पैदा हो गई। हातिम पाशा की बदली हुई आंखों का अंदाजा लगा सकती है तुम। यह खजाना ऐसी ही चीज़ है हुमैरा, मगर हमारे दिल में खोट नहीं है। हातिम पाशा को ऐसा होना तो नहीं चाहिए, होना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए। बहरहाल देखते हैं, वक्त ने ये कहानी तय की है। लेकिन हुमैरा, एक बात मैं तुम्हें इस वक्त भी बताता हूँ, जी चाहे जैसी कसम ले लो, मुझे खजानों से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं महज तुम्हारी ख्वाहिश पर यहाँ चला आया हूँ। मैं जानती हूँ, हुमैरा ने सर झुकाते हुए कहा। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर गई। सुबह सूरज की रोशनी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि हातिम पाशा डॉक्टर फरहाद और मजदूरों को लेकर आ पहुंचा। मजदूरों को वापस कैंप भिजवा दिया गया और उनसे कहा गया कि उनकी ज़रूरत होगी तो उन्हें बुला लिया जाएगा। उनके जाने के बाद कैनवस के थैले खाली किए गए, दीगर साजो हवान का जायजा लिया गया और फिर नाश्ता वगैरह करके ताज़ा दम होने के बाद वो लोग गारों के इस अजीम शान सिलसिले में दाखिल हो गए। दीवारों पर वो रोशन तहरीरें अब भी उसी तरह चमक रही थीं, लेकिन आगे पहुंचकर फिरोज ने देखा कि गारों की साख्त काफ़ी हद तक बदल गई थी। पानी अंदर उतर आया था और उनके रास्ते से गुजरता हुआ एक बड़े से शगाफ में गिर रहा था। बड़ी एहतियात के साथ उन्होंने यह रास्ता अबूर किया। तारीकी बढ़ रही थी, इसलिए बरकी लैंप रोशन कर लिए गए थे। इससे आगे सुरंग नुमा इलाका था, जिसकी दीवारों से पत्थर नुकीले खंजरों की तरह निकल आए थे। उनसे अपने आप को बचाते हुए वो इस रास्ते से गुजरते गए। जगह इतनी तंग थी कि एक वक्त में एक ही इंसान गुजर सकता था। जब वो चारों इस हिस्से को अबूर कर चुके तो उन्हें एहसास हुआ कि जैसे उनके लैंप कुछ ज़्यादा ही रोशनी देने लगे हों। फिर उन्हें दूसरा एहसास हुआ कि ये रोशनी लैंप की नहीं बल्कि कहीं और से आ रही है। वो इसी सिमत आगे बढ़ते रहे और कुछ देर के बाद उन्होंने अपने आप को गुंबद नुमा हिस्से में पाया। हुमैरा खाकान के हलक से घुटी घुटी चीख निकलने लगी, क्योंकि उनके कदमों में नादिर और नायाब हीरे पड़े हुए थे और उन्हीं की चमक से वो हिस्सा मुनव्वर हो रहा था। हकीकत ये थी कि फिरोज नोमानी ने जिस संदूक का ताला तोड़ा था वो चट्टानों की रद्दोबदल से टूट गया था और जेवरात और जवाहरात फर्श पर बिखर गए थे। इन लोगों पर सख्ता सा तारी हो गया। देर तक वो दीवानगी के आलम में खड़े इन हीरों को देखते रहे जो बेकीमत पत्थरों की तरह जमीन पर बिखरे पड़े थे। और फिर ये दीवानगी उरूज पर पहुंच गई। उन्होंने बाकी संदूकों के ताले भी तोड़ दिए। आंखें फैल गई थी, हाथों की कपकपाहट बढ़ गई थी और उनके जिस्मों पर जैसे एक दर्जा सा तारी हो गया था। सिर्फ एक फिरोज नोमानी था जो पुरसुकून खड़ा हुआ उन सबको देख रहा था।
बिलाखिर खजाना उन्हें हासिल हो गया। कैनवस के बड़े बड़े थैले मौजूद थे और इन थैलों में खजानों को भरकर कार के दहाने तक पहुंचाना इंतहाई मुश्किल काम था। लेकिन दीवानगी हर काम की तकमील कर लेती है और ये सब इस काम में मसरूफ़ हो गए। फिरोज़ नुमानी अपने तौर पर सिर्फ हुमैरा खाकान की जिम्मेदारियां पूरी कर रहा था। शाम हो चुकी थी और मौसम के तेवर बदल रहे थे, इसलिए वक्त से कुछ पहले ही अंधेरा फैल गया था। थैले उन्होंने इंतहाई मजबूती से बंद करके दहाने के करीब रखे और वहीं जगह साफ करके अपने क़याम का बंदोबस्त किया। इस दौरान बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। उन्होंने खुश्क खुराक से पेट भरा और बर्फानी इलाकों में शब खाबी के लिए इस्तेमाल होने वाले थैलों में बंद होकर सोने के लिए लेट गए। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब हातिम पाशा ने अपने थैले का मुंह खोलकर बाहर झांका। बर्फबारी अब भी जारी थी। डॉक्टर फरहाद कुछ फासले पर अपने थैले में मौजूद था। हातिम पाशा आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ उसके करीब पहुंचा। उसने अपना थैला डॉक्टर फरहाद के थैले से मिला लिया। डॉक्टर, मुझे यकीन है कि मेरी तरह तुम भी जाग रहे हो, उसने सरगोशी के अंदाज में कहा। क्या बात है? डॉक्टर फरहाद के थैले से घुटी घुटी सरगोशी उभरी। तुम जानते हो डॉक्टर फरहाद कि मेरा और तुम्हारा कदीम साथ है और मैं तुमसे इसी सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इससे बेहतर मौका हमें और कोई नहीं मिलेगा। इन दोनों को रास्ते से हटाया जा सकता है। ये शीरी फरहाद की जोड़ी खामखा आधा खजाना ले जाएगी और ये गधा जिसका नाम फिरोज नुमानी है हुमैरा के इश्क में पागल होकर उसका साथ दे रहा है। शायद तुम इस बात पर यकीन ना करो कि मैंने ही इस लड़की को समझा बुझाकर उससे झूठी मोहब्बत जताने पर तैयार किया था, मगर ये अहमक संजीदगी से मौत के मुंह में कूद पड़ा। क्या ख्याल है डॉक्टर फरहाद? हम इससे छुटकारा हासिल किए लेते हैं। मजदूरों से कह देंगे कि किसी हादसे का शिकार हो गए। डॉक्टर फरहाद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से थैले के अंदर कुछ सोच में डूब गया था। फैसला जल्दी करना है डॉक्टर, इससे अच्छा मौका मिलना मुश्किल है, हातिम पाशा बेचैनी से बोला और डॉक्टर फरहाद अपने थैले से बाहर निकल आया। हातिम पाशा दहशत से सुकड़ कर रह गया क्योंकि थैले से बरामद होने वाला फिरोज नोमानी था। आप गलत थैले के करीब आ गए हातिम पाशा। अब होना ये चाहिए कि आपके इरादे से वाकिफ होकर मैं खुद आपको कत्ल कर दूं, लेकिन आपने एक इंकशाफ भी किया है। एक बार फिर मैं सच सुनना चाहता हूँ। यही सच आपको जिंदगी देगा, वरना मैं आपको कत्ल कर दूंगा। हातिम पाशा का लहू खुश्क हो चुका था। उसने नादिम लहजे में कहा, हाँ, हुमैरा खाकान मेरे इमा पर ही तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हुई थी। शुक्रिया। मैं किसी और की जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, लेकिन मैं आपको अपने इस खजाने से दस्तबरदारी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और इजाज़त चाहता हूँ। हातिम पाशा का मुंह खुला और फिर बंद हो गया। फिर वो आंखें फाड़ फाड़ कर फिरोज नुमानी को अपने सामान के साथ तारीकी में गुम होते देखता रहा। फिर उसने हुमैरा और डॉक्टर फरहाद को झंझोड़ना शुरू कर दिया। दोनों घबरा कर थैलों से बाहर निकल आए। फिरोज नुमानी चला गया? हातिम पाशा ने घबराते हुए लहजे में कहा। चला गया? कहाँ? हुमैरा घबरा कर बोली और हातिम पाशा ने पूरी कहानी सुना दी। हुमैरा साकित रह गई थी। फिर दीवानावर दौड़ी, लेकिन फरहाद और हातिम ने उसे पकड़ लिया। हुमैरा खाकान बिलक बिलक कर रो रही थी। फिर उसने हातिम पाशा को पीटना शुरू कर दिया। हातिम पाशा ने कहा, लालच ने मुझे पागल कर दिया था, मुझसे गलती हुई। तुम लोग मुझे सज़ा दे सकते हो, लेकिन सज़ा उन्हें सुबह को मिली। मजदूरों का पूरा ग्रोह उन पर टूट पड़ा था। उनमें एक लीडर बन गया था और वो उनसे खजाने का पता पूछ रहा था और उन्होंने इन्हें ज़ख्मी करके मजबूर कर दिया कि वो उन्हें खजाने तक ले जाएं। इसके बाद मजदूरों ने खजाने पर कब्जा कर लिया और इन्हें हुक्म दिया कि वो यहाँ से चले जाएं। अब अगर उनका साया भी देखा गया तो जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। ज़िंदगी खजाने से ज़्यादा कीमती थी और वो वापस चल पड़े। कुछ अरसे के बाद हुमैरा खाकान फिरोज नुमानी के स्टूडियो में दाखिल हुई तो वो इत्मीनान से अपने काम में मसरूफ़ था। मिस खाकान, उसने मुस्कुराते हुए कहा, कहिए, अब तो आप इस मुल्क की सबसे अमीर औरत होंगी। वैसे इसका इम्कान तो नहीं है क्योंकि मैंने मजदूरों को ख़जाने के बारे में बता दिया था। उस ख़जाने के ना मिलने का मुझे अफसोस नहीं, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा ख़जाना खो चुकी हूँ। मेरी ज़िंदगी का ये बड़ा गुनाह तो माफ़ कर सकते हो नुमानी? नहीं मिस खाकान, क्योंकि मैं एक गैर मामूली इंसान हूँ और आप एक मामूली लड़की। वही कार, बंगला, जेवर और दौलत की ख्वाहिशमंद। सॉरी, अगर मुझसे कोई और काम ना हो तो आप जा सकती हैं। वो उठा और दूसरे कमरे में चला गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।